हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही मुहावरा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन पहला ऑप्शन है रस्सी का सांप बनाना, दूसरा ऑप्शन है लकीर पीटना, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पापड़ बेलना और चौथा ऑप्शन आपके पास है सोचते रहना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, डी आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है कि मुहावरा सही नहीं है। मुहावरा सही नहीं है तो रस्सी का सांप बनाना भी एक मुहावरा है, लकीर पीटना भी मुहावरा है, पापड़ बेलना भी मुहावरा है, परंतु ये जो लिखा है सोचते रहना, फ्रेंड्स ये सोचते रहना आपका मुहावरा नहीं है। इसलिए हमारा जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया? भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषता का वर्णन किया? ठीक है, यानी कि वह कौन सा काव्य शास्त्री है जिन्होंने अपनी पुस्तक में महाभारत जो महाकाव्य है उसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा है ऑप्शन आपका भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है भामा, तीसरा ऑप्शन है रुद्र, चौथा ऑप्शन आपके पास है कौन सा? विश्वनाथ। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर है वो होगा बी, ऑप्शन होगा भामा। क्यों होगा? क्योंकि ये 6वीं सदी के कवि है। किस सदी के हैं ये? 6वीं सदी के कवि हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था काव्यालंकार। हाँ जी, नोट करिए, काव्यालंकार। ठीक है, तो काव्यालंकार पुस्तक में महाकाव्य लिखा है ना, काव्यालंकार पुस्तक में महाकाव्य की विशेषताओं का जो है वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भामा किस सदी के कवि थे तो आपको बताना होगा किस कवि के थे, किस सदी के थे? 6वीं सदी के। अगर आपसे पूछा जाए भामा की पुस्तक का क्या नाम है तो आपको बताना होगा काव्यालंकार। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी किया जाता है कि काव्यालंकार पुस्तक किस कवि की है, तब भी आपको बताना होगा किसका? भामा का। ठीक है, आपको बताना होगा भामा का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है, लिखा है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन आपके पास लिखा है कौरवी, तीसरा ऑप्शन आपके पास लिखा है बघेली, चौथा ऑप्शन है मगही। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो बी होगा, कौरवी। क्या आंसर होगा? बी, कौरवी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, इसे किसने कहा? ठीक है, तो आपको नोट करना होगा, इसको नोट कर लीजिए। जो भोलानाथ तिवारी जी थे उन्होंने खड़ी बोली का दूसरा नाम बताया था कौरवी। हाँ जी, कौन सा? भोलानाथ तिवारी ने बताया कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी होगा। ठीक है, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा है कि आप आप भला तो जग भला, लिखा आप भला तो जग भला। यहाँ पर देखिए लिखा है आप भला तो जग भला। कहावत का इनमें से कौन सा है ना? लिखा है आप भला तो जग भला, कहावत का अर्थ इसमें से कौन सा है? यानी कि ये जो लिखा गया है आप भला तो जग भला, इसमें आपको कहावत ये है और इसमें आपको बताना है कि इस कहावत में जो दिया गया कहावत है उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? उसका अर्थ होगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला दिया है तुम अच्छा, लिखा तुम अच्छा तो संसार अच्छा, खुद अच्छे तो सब अच्छा, मैं सब अच्छा तो मैं अच्छा, लिखा संसार बुरा तो मैं अच्छा। इसमें फ्रेंड जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर आपका होगा
बी, वो आंसर होगा आपका बी। खुद अच्छे तो सब अच्छा, खुद अच्छे तो सब अच्छा, ठीक है, खुद अच्छे तो सब अच्छा, तो इसका आंसर हमारा होगा बी। कौन सा आंसर होगा इसका? बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? आपसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा शब्द युग्म है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक है, यानी कि जो जोड़ा दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र भी आपका एक जोड़ा सही है। यहाँ पर लिखा है शोक खेद, ये भी आपका शोक खेद, हाँ ये भी सही है आपका। यहाँ पर लिखा है उपरयुक्त, ये भी आपका सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर गलत हो जाएगा। संदेह और अधिक, संदेह और अधिक का शब्द युग्म जोड़ा सही नहीं है, शब्द युग्म जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6वां। लिखा है इनमें से मुहावरा कौन सा है? आपसे पूछा गया कि इनमें से मुहावरा कौन सा है, इनमें से मुहावरा कौन सा है, ठीक है। अब आपको बताना होगा ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस में मुहावरा कौन सा है। इसमें लोकोक्ति भी हो सकता है, कहावतें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? मुहावरा पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन पहला देखिए लिखा है आंख चिपकना, ऑप्शन दूसरा लिखा है आंख फटना, ऑप्शन तीसरा लिखा है आंखें चार होना, ऑप्शन चौथा लिखा है आंख न होना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कह रहा मुहावरा कौन सा हो सकता है, इसमें मुहावरा हो सकता है इसमें से जो लोकोक्ति हो सकता है लोकोक्ति ना होकर के ही वो कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंख चिपकना ना ये मुहावरा ना लोकोक्ति है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। आंख फटना ना ये मुहावरा है ना ही लोकोक्ति है। आंखें चार होना, हाँ आंखें चार होना फ्रेंड्स ये आपका मुहावरा है, आंखें चार होना ये आपका मुहावरा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आंख न होना ये भी आपका जो है ना मुहावरा है ना लोकोक्ति, इसलिए ये गलत है। आंसर आपका क्या होगा इसमें? सी। आंसर क्या होगा इसमें? सी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है गृह शब्द का प्रत्यय, लिखा है गृह शब्द का प्रत्यय बनता है, ठीक है। गृह शब्द का प्रत्यय क्या है इसमें आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला लिखा है गहना, ऑप्शन दूसरा लिखा है मिटना, ऑप्शन तीसरा लिखा है घर और ऑप्शन चौथा है गहन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका गहन। क्या होगा? गहन, ठीक है। लिखा है गहन शब्द जो हमारा हो गृह का प्रत्यय बनाता है, ठीक है, गृह शब्द का प्रत्यय बनता है, ठीक है। क्या गृह शब्द का प्रत्यय बनता है? गहन, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां। लिखा है इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही मुहावरा नहीं है, अर्थात कहने का आशय ये है कि इसमें 3 आपके जो है सही मुहावरे होंगे और एक आपका मुहावरा सही नहीं होगा, वो आपको ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन है आंख दिखाना, दूसरा ऑप्शन है आंख में चुभना, तीसरा ऑप्शन है आंख फिछाना और चौथा ऑप्शन है आंख में गुदगुदी करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका आंख में गुदगुदी करना, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर देखिए लिखा है आंख दिखाना, ठीक है, लिखा है आंख में चुभना, फिर लिखा है आंख बिछाना, आंख में गुदगुदी करना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन है आंख दिखाना ये भी आपका मुहावरा है, ठीक है। आंख में चुभना ये भी आपका मुहावरा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आंख बिछाना ये भी आपका मुहावरा है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है आंख में गुदगुदी होना, आंख में गुदगुदी होना यही आंसर आपका जो है गलत है, यही आंसर आपका गलत है, ठीक है। यही आंसर आपका मुहावरा नहीं है, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आंख में गुदगुदी करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंख में गुदगुदी करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। कौन सा मूल रूप, लिखा है कौन भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भाषा का मूल रूप कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन पहला आपको दिया गया है लिखित रूप, ऑप्शन दूसरा आपको दिया गया है, देखिए भाषा का मूल रूप आपसे पूछा गया कि भाषा का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए लिखा है पहला लिखित रूप, दूसरा है मौखिक रूप, तीसरा है मानक रूप, चौथा है साहित्यिक रूप। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आंसर हमारा बनेगा वो होगा हमारा मौखिक। क्या होगा आंसर इसका? मौखिक आंसर हो जाएगा। मौखिक आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो इसका मूल रूप होता है भाषा का वो मौखिक ही होता है। ठीक है, मौखिक ही होता है, उसको हम ना लिखते नहीं, हम उसको बोलकर समझते हैं। ठीक है, मौखिक रूप मतलब बोलकर समझना। तो भाषा का जो मूल रूप है वो भैया हमारा मौखिक। कौन सा है? मौखिक। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10वां। अगला क्वेश्चन है 10वां, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? लिखा है राजपुत्र में कौन सा समास है ना? ऑप्शन पहला आपके पास है द्वंद्व समास, ऑप्शन दूसरा है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन तीसरा है तत्पुरुष समास, ऑप्शन चौथा है कर्मधारय समास। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। लिखा है राजपुत्र। ठीक है, याद रखिए इस बात को ध्यान से। क्या है? राजपुत्र। ठीक है, अभी देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। लिखा है राजपुत्र, है ना? राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ पर देखिए ना ये बहुब्रीहि समास है और ना ही यहाँ पर द्वंद्व समास है और ना ही यहाँ पर कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? किसका? यहाँ याद रखिए आपका कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया। जहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वहां पर आपको समझना चाहिए कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त है। 11वां क्वेश्चन लिखा है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अर्थ बताना है। हथियार डाल लेना मुहावरे का अर्थ। पहला ऑप्शन है आपका हथियार डाल देना ही दे दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है शस्त्र वापस करना। तीसरा ऑप्शन है हार मान लेना। चौथा ऑप्शन है हथियार छूट जाना। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। वो होगा आपका सी, हार मान लेना। हथियार डालने का मतलब होता है हार मान लेना, किसी के सामने जो है प्रायश्चित कर लेना। ठीक है, अपने जो है अपने आप को सौंप देना। ठीक है, तो ये हमारा होगा हार मानना। ठीक है, क्या होगा? हार मानना। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपका है आपने हमें महान कर दिया। आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको लिखा है ज्ञार्थक, दूसरा ऑप्शन है विस्मयादिबोधक और तीसरा ऑप्शन है निषेधार्थक। ठीक है, और चौथा ऑप्शन इच्छा बोधक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका आंसर है वो विस्मयादिबोधक है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर है? विस्मयादिबोधक। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां। ठीक है, निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है? निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है? विभाषा का पहले आशय तो आप समझिए, तब बात आपकी क्लियर होगी। विभाषा का मतलब क्या होता है? ठीक है, विभाषा का मतलब होता है फ्रेंड्स जो देखिए एक तो आपका भाषा होता है, ये आपकी बोली होती है। भाषा जो होता है वो भाषा होता है, लेकिन विभाषा जो होता है उसे हम बोली के नाम से जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में 3 तो भाषाएं होंगी, एक जो है आपका बोली होगा, वही आपको ढूंढना है, क्योंकि विभाषा का अर्थ जो होता है वो बोली होता है। विभाषा का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको विभाषा का अर्थ क्या होता है? बोली होता है। पहला हिंदी, हिंदी हमारी एक भाषा है, तो ये भी तो आपका भाषा है, तो यहाँ विभाषा पूछा, ये तो आंसर नहीं होगा। अगला संस्कृत भी आपका भाषा है और यहाँ पर अंग्रेजी भी आपका भाषा है। सी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है मैथिली, सी ऑप्शन जो आपको दिखाई रहा है मैथिली। मैथिली फ्रेंड्स आपका जो है क्या है? ये आपका विभाषा अर्थात एक बोली है। मैथिली आपकी एक बोली है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? ठीक है, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है ये आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड्स ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि आपका जो है कहावत है कि लोकोक्ति और कहावत दोनों है कि जो है काली लोकोक्ति है, ठीक है, या मुहावरा है। तो कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस फ्रेंड्स जो है इसका आशय ये है लोकोक्ति से। इसका आशय है किससे? लोकोक्ति से। तो इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा क्या?
डी। इसका आंसर क्या बन जाएगा? लोकोक्ति। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? लोकोक्ति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका एक एक चीजें जो है क्लियर होती चली जाए। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस इतना जबरदस्त हो जाए ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, चलिए देख ले 15 क्वेश्चन वो देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग है पूछा है। ठीक है, किस इसमें जो आपके 4 ऑप्शन लिखा प्रहार, दूसरा ऑप्शन लिखा पहाड़, तीसरा ऑप्शन लिखा कमल, चौथा ऑप्शन आपके पास लिखा कलश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपसर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पहले शब्द को तोड़े, ठीक है, पहले शब्द को यदि तोड़े, लिखा है प्रहार, तो फ्रेंड्स टूट जाएगा पर प्लस हार। तो पर यहाँ पर एक उपसर्ग है और हार आपका एक शब्द था। यहाँ पर पूछा ही था निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर कौन सा? ए। पहाड़ शब्द ना ही आपका टूटेगा, ना ही कमल टूटेगा, ना ही कलश टूटेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां। लिखा है जो संभव नहीं हो, जो संभव नहीं हो। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिएगा, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द आपको बताना है। आपने सुना होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही है वाक्यांश के लिए एक शब्द ही आपको बताना है। तो ये आपका एक वाक्यांश दिया गया, इसका एक शब्द आपको बताना है। जो संभव नहीं हो, ऑप्शन आपके पास पहला है, लिखा है अस्वाभाविक, लिखा है असंभव, तीसरा लिखा असंभव और चौथा लिखा होनहार। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन असंभव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन असंभव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां। लिखा है इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, इसमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपसे अब की बार पूछा गया उपसर्ग ना हो, ठीक है, और किसी चीज प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, वो आपका जो है कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। अर्थात कहा गया उपसर्ग ना हो, प्रत्यय वेशक हो। ठीक है, तो अब वही आपको ढूंढना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी में आपका उपसर्ग का प्रयोग 3 में हुआ होगा, एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ होगा, उसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा, वही आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लिखा अधिकतर। अगर हम इसको तोड़ दें तो होगा अधिक प्लस तर, अधिक प्लस तर। तो फ्रेंड्स अधिक हमारा एक शब्द, तर इसमें एक जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग पूछा, उपसर्ग नहीं है, पहले ही ऑप्शन आपको मिल गया कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर भी चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते। लिखा अनर्थ, आ इसमें क्या है आपका? उपसर्ग है, आ इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग नहीं है पूछा है तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। लिखा है प्रतिकार, तो प्रति जो हमारा है ये उपसर्ग और कार हमारा एक शब्द है। यहाँ लिखा अपरिचित, अपरिचित में आ आपका उपसर्ग है और परिचित आपका शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है 3 ऑप्शनों में से, यानी बी, सी और डी। ए में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिखा है इनमें से किस शब्द में बहुब्री समास है? इनमें से किस शब्द में बहुब्री समास है? अब आपसे पूछा गया बहुब्री समास इसमें कहां पर है ना। ऑप्शन पहला है पंकज, दूसरा ऑप्शन है कमल नयन, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार और चौथा ऑप्शन है पानी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका पानी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन दिया गया है पंकज, पंकज जरा तोड़िए तो होगा पंक प्लस जा। पंक मीन्स होता है कीचड़ और जा मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला एक तीसरे की तरफ इशारा, पंकज यानी पंक और कीचड़ दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा, तीसरे की तरफ इशारा कर दे रहे हैं, यही बहुब्री समास हो जाता है। तो भैया जो हमारा पंक और प्लस जा है, पंक मीन्स कीचड़ और जा मीन्स उत्पन्न होने वाला, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल या पंकज, पंकज ही पर्यायवाची है कमल का, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बहुब्री समास। यहाँ पर लिखा है राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का तत्पुरुष समास होता। ठीक है, यहाँ लिखा कमल नयन, तो ये हमारा कर्मधारय समास होता। ठीक है, कर्मधारय समास होता। ठीक है, यहाँ पर लिखा पानी, पानी में कोई भी समास नहीं है, पानी में कोई भी समास नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा भैया हमारा? ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन लिखा है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, यानी कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ ही हुआ है, वही आपको ढूंढना है। ठीक है,
तो पहला देखिए लिखा है प्रत्यय, समझ लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर होता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो अगर आगे लगा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, और अगर पीछे लगा हुआ होगा वो हमारा प्रत्यय होगा। जिसमें प्रत्यय आपसे पूछा गया, अगर उपसर्ग वाला शब्द मिल रहा है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला देखिए आलम्बन लिखा है, आलम्बन, आ इसमें उपसर्ग है, ठीक है, लंबन शब्द है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आपका यहाँ प्रत्यय पूछा गया, किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा लिखा है चिड़चिड़ाहट, यानी कि अगर लिखे हैं चिड़चिड़, लिखा है ना, चिड़चिड़ अलग कर दें और आहट अलग कर दें, तो यहाँ पर आहट एक प्रत्यय का काम कर रहा है और चिड़चिड़ हमारा एक शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा ही गया था आपसे किस में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किस में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी, चिड़चिड़ाहट, ठीक है। मनोविकार को देख लिए, मनः प्लस विकार, इसको तोड़ेंगे तो मनः प्लस विकार होगा, तो मनः हमारा क्या होगा, एक उपसर्ग होगा और विकार हमारा एक शब्द होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए अव्यवस्था, आ हमारा उपसर्ग होगा, व्यवस्था हमारा जो है शब्द होगा। इसमें भी देखिए क्या है, उपसर्ग का प्रयोग, इसमें उपसर्ग का प्रयोग, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग, लेकिन इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ और आपसे पूछा गया किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। बिल्कुल हमें गलत नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां है। 20वां क्वेश्चन लिखा है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध आपसे पूछा गया कि व्याकरण की दृष्टि से इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दिया है लड़की गाता है, पहले देखिए लड़की गाता है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, तो स्त्रीलिंग आपकी क्रिया भी होनी चाहिए, तो गलत हो गया, यहाँ गाती होना चाहिए था, ठीक है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है लड़का गाता है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा आपका आंसर, लड़का गाता है, ठीक है, लड़का गाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़का जो हमारा है पुल्लिंग है और गाता भी आपका क्रिया जो प्रयोग किया गया वो भी पुल्लिंग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लड़कियां गाती है, अभी गलत है, यहाँ गाती होना चाहिए, गाता लिखा है। लड़के गाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, लड़के गाते हैं होना चाहिए तब सही होता। तो आंसर हमारा कौन सा भैया, बी। शुद्धिकरण जो है लिखा गया किसमें, शुद्धिकरण के माध्यम से लिखा गया किसमें भैया, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां, अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां। यहाँ पर देखिए 21वें क्वेश्चन में लिखा है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति में संधि आपसे पूछा कि कौन सी संधि है। यहाँ पर लिखा है भगवत, यहाँ पर जब ये टूटेगा तो होगा भगवत प्लस भक्ति, तो दा का ता में परिवर्तन होता है, अर्थात जहां पर देखिए नियम बदलता है, अर्थात दा का ता में हो जाए, ता का में हो जाए, या का ङा में हो जाए, इस प्रकार का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें भैया, व्यंजन संधि में। किसमें, व्यंजन संधि में। तो आंसर आपके चारों ऑप्शनों में से सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन विसर्ग था, दूसरा जो है स्वर संधि था, तीसरा गुण स्वर संधि था। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी, व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका होगा सी, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 22वां। लिखा है कौन आता है, कौन आता है, क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यहाँ पर किया गया। किस चीज का प्रयोग किया गया, याद रखिए, यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। इधर देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ कर्सर चल रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। कौन सा सर्वनाम होता है, ठीक है। अब लिखा कौन आता है, क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न, अब देखो कह रहा है कि सर्वनाम कौन सा है, आपसे सर्वनाम पूछा गया, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो आप पहले समझिए सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम फ्रेंड्स सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, याद रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए अच्छा, अब सर्वनाम की परिभाषा तो आपने जान लिया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसे भी जान लिया। सर्वनाम फ्रेंड्स हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा थोड़ा सुन लीजिएगा। पहला है जो है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, और 5वां आपका जो है प्रश्नवाचक, और 6वां निजवाचक। तो यहाँ पर देखिए जब प्रश्नवाचक की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया ही गया है, तो आंसर धड़ाक से आपको बताना था क्या, प्रश्नवाचक। निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले शब्द के प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नात्मक शब्द के प्रयोग भी किए गए, कौन है, क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 23वां। सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है ना, तो सोने दीजिए, बट इसमें बताना है आपको, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद, वाक्य में क्रिया का भेद, यानी कि सो रहा है इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा क्रिया होता है
वो क्रिया हमारा जो है, क्रिया के भेद होते हैं, थोड़ा समझिएगा। जनरल तरीके से क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, कौन कौन सा आप समझ लीजिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होता है जो है जिसका प्रयोग हम क्रिया के साथ में करते हैं, ठीक है। जिस कर्म का प्रयोग हम क्रिया के साथ में करते हैं वो सकर्मक होता है, और जिस कर्म का प्रयोग क्रिया के साथ में नहीं किया जाता वो कर्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सो रहा है, सुमित सो रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी अवस्थाएं होती हैं, सोना है, रोना है, ठीक है, तो ये हमारी हमेशा अकर्मक क्रिया में जाती हैं। तो ऑप्शन आपको पहला ही दिया गया था अकर्मक, दूसरा सकर्मक, तीसरा प्रणणार्थक और चौथा द्विकर्मक। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां। लिखा है मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। यहाँ पर आपसे पूछा कि मुझसे हंसा नहीं जाता वाक्य में लिखा है मुझसे हंसा नहीं जाता में वाक्य है, ठीक है। अब वाक्य कैसा है वो आपसे पूछा गया, कृतवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, वाच्य जो हमारा होता है, ठीक है, जिसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में, वही हमारा वाच्य होता है। थोड़ा समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। एक होता है कृतवाच्य जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, यहाँ पर लिखा। एक होता है कर्मवाच्य जहाँ पर क्रम प्रधान होता है। एक होता है भाववाच्य जहाँ पर भाववाच्य मतलब भाव प्रधान होता है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ समझिएगा, मुझे लिखा है मुझसे हंसा नहीं जाता, तो ये आपका एक भाव है, ये आपका एक भाव है, तो आंसर आपका भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सारे आपके भाववाच्य में होते हैं, ये सारे आपके भाववाच्य में होते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा भैया? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा होगा 25 यानी 25वां क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया गया है संगत कार्य करना, ऑप्शन दूसरा दिया गया असंगत कार्य करना, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया गया कार्य करना, और ऑप्शन चौथा लिखा है कार्य नहीं करना। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। यहाँ लिखा है अब उल्टे बांस बरेली को, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है संगत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली का मतलब होता है असंगत कार्य करना, जो आपके संगत में ना हो, जो अच्छा कार्य ना हो, यानी बुरा कार्य करना, वही है उल्टे बांस बरेली का। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका जो है इस सेशन का लास्ट जो है क्वेश्चन था। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब